वन मोल ऑफ ए गैस इज सब्जेक्टेड टू टू प्रोसेस ए बी एंड बी सी। ये दो प्रोसेस हैं, ए से बी और बी से सी, दो प्रोसेस हैं। और उसमें हम एक मोल गैस जो है उसको परफॉर्म करा रहे हैं, ए से बी फिर बी से सी। ठीक, ए से बी तो आपको दिखाई दे रही है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है। और जो बी से सी है ये आपकी एडियाबेटिक भी हो सकती है, ये आपके आइसोथर्मल भी हो सकती है। तो उसकी इक्वेशन दी है, बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाई पी वी टू पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन अगर 1 हो गया तो ये आइसोथर्मल हो गई, एन अगर गामा के बराबर हो गया तो ये एडियाबेटिक हो गई, या कुछ और भी हो सकती है। बाकी सब आप जान ही रहे हो, टेम्परेचर टी होता है, वर्क डन डब्ल्यू होता है, वी वॉल्यूम है, यू इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, आपको टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ए बी सी का टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली बात है ए और बी का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। प्रेशर ए से बी में सेम है और वॉल्यूम आपका डबल हो रहा है, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। तो पहला तो आंसर आपका बनेगा नहीं, पहला तो गलत हो गया। ठीक, अब जरा दूसरे की बात करते हैं। वॉल्यूम, ए और बी के वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, साफ ही दिख रहा है। बी का वॉल्यूम 2v0 है, ए का वॉल्यूम v0 है, इसका मतलब वी का वॉल्यूम ए का डबल है, वी का वॉल्यूम ए से ज़्यादा है, तो क्लियर ही है। ठीक है, अब जरा प्रेशर की बात करते हैं, बी और सी का प्रेशर। तो बी और सी का प्रेशर भी साफ दिखाई दे रहा है, बी का प्रेशर ज़्यादा है और सी का प्रेशर कम है। ये इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, तो बी का प्रेशर ज़्यादा है और सी का प्रेशर कम है। ठीक, लेकिन इसमें बी का प्रेशर कम कह रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब जरा सी पार्ट पे आते हैं, वर्क डन। ए से बी में वर्क डन ज़्यादा होगा कि बी से सी में वर्क डन ज़्यादा होगा? तो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट तो दोनों में सेम ही है। ए से बी में जो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट है वो वी नॉट से 2v0 यानी वी नॉट का इंक्रीमेंट है, और बी से सी में जो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट है वो भी 2v0 से 3v0 वी नॉट का इंक्रीमेंट है। बट ए से बी में ये पूरा एरिया आएगा और बी से सी में सिर्फ थोड़ा सा ये एरिया आएगा। तो ऑब्वियसली बात है ए से बी का वर्कडन काफ़ी बड़ा होगा और बी से सी का वर्कडन उतना ज़्यादा नहीं होगा। जबकि इसमें बी से सी का वर्कडन ज़्यादा कह रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। डी पार्ट आराम से समझ सकते हो। जैसे कि टेम्परेचर की बात हुई थी, ए का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि बी का, सिंस प्रेशर दोनों का सेम है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। और बी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बी की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एक्जैक्टली डबल होगी, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर डबल होगा, तो बी की इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई होगी, डबल हो गई होगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी पार्ट। The thermodynamic process on an ideal gas are given in column 1, while the corresponding change in internal energy delta du, heat transfer dq and work done r dw are given in column 2। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है कि कौन किससे मैच करेगा। तो सबसे पहले जैसा कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट, तो आप जानते हो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो जो फोर्थ का आंसर बनेगा पी। अब फोर्थ का आंसर पी सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आंसर क्या बनना चाहिए आपका बी। अगर चार बाकी तीनों और सही हो गए तो आंसर क्या बनेगा आपका बी। तो बाकी भी चेक कर लेते हैं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता, डेल्टा यू जीरो होता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो फर्स्ट का बनेगा आर। ठीक, सेकंड एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट सप्लाई नहीं होती, तो डेल्टा यू और डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जो है उनका सम जीरो होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, क्यू। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के। तो इसका आंसर बनेगा एस। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A fixed mass of a gas is adiabatically made to expand to double its volume and then isochorically heated to bring the gas to the original pressure। समझते हैं जरा क्या सिचुएशन है, ग्राफ बनाते हैं। ये मान लिया पीवी ग्राफ है, ये है प्रेशर और ये क्या है आपका वॉल्यूम। ठीक, सबसे पहले हम एडियाबेटिकली एक्सपेंड करके वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा बना लेते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी। ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया। ठीक, पहला वॉल्यूम कुछ मान लेते हैं, कितना रहा होगा, वी नॉट, और यहाँ वॉल्यूम आपने डबल कर दिया तो ये कितना हो गया, 2v0। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। उसके बाद आइसोकोरिकली हीट कर रहे हैं। आइसोकोरिकली हीट करने का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट पे इसको हीट करेंगे हम, और तब तक हीट करेंगे जब तक कि ओरिजिनल प्रेशर उसको वापस मिल ना जाए, उसी प्रेशर के लेवल पे वापस ना पहुंच जाए। तो ये हमने इसको आइसोकोरिकली हीट कर दिया और ये उसी प्रेशर तक हम वापस इसको लेके आ गए। जो ओरिजिनल प्रेशर था, मान लिया वो प्रेशर था पी नॉट। तो ये आपकी प्रोसेस है, पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और उसके बाद आइसोकोरिक के लिए हमने उसको हीट अप किया ताकि प्रेशर बढ़ जाए। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का रेशियो पूछ रहे हैं। सिंपल, अगर यहाँ का टेम्परेचर आपका टी नॉट है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा वो पूछ रहे हैं ताकि रेशियो निकाल सको।
तो ये बहुत ही सिंपल है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन होता है, और दूसरी स्टेट में अगर आप देखोगे तो प्रेशर तो सेम ही है, पी नॉट पे वापस आ गए, बट वॉल्यूम डबल है, इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ डबल हो जाएगा, तो यहाँ का टेम्परेचर होगा 2T0। तो इसका रेशियो बना 2:1। रेशियो आपको फाइनल इज टू इनिशियल का पूछा गया, तो आंसर बनेगा आपका 2:1। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस इन ए प्रोसेस। तो मोलर हीट कैपेसिटी सिर्फ सीवी या सीपी नहीं होती है, सीवी या सीपी तो सिर्फ दो स्पेशल प्रोसेस की होती है। अगर प्रोसेस आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे रन हो रही है तो उसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो सीवी होगी, और अगर प्रोसेस आपकी कांस्टेंट प्रेशर पर रन हो रही है तो मोलर हीट कैपेसिटी सीपी होगी। लेकिन प्रोसेस और भी कुछ हो सकती है, तो मोलर हीट कैपेसिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, एनी रियल वैल्यू, इवन निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन, इंटीजर, जीरो, कुछ भी हो सकती है। जीरो किसकी होगी? जीरो जो होती है वो होती है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस की, और आइसोथर्मल प्रोसेस की इन्फानाइट होती है। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, कैन हैव एनी रियल वैल्यू। डी पार्ट, when 1 mole of diatomic gas is mixed with 3 moles of diatomic gas, 1 mole of monoatomic gas is mixed with 3 moles of diatomic gas, the value of adiabatic exponent gamma, गामा मिक्सचर आपको निकालना है। ठीक है, तो गामा मिक्सचर निकालने का तरीका ये होता है, आप सीपी मिक्सचर निकालो और आप सीवी मिक्सचर निकालो और उनको डिवाइड कर दो तो गामा मिक्सचर मिल जाएगा। तो पहले सीवी मिक्सचर पहले निकालते हैं। ठीक है, सीवी मिक्सचर कितना हो जाएगा? सीवी मिक्सचर, तो सीवी मिक्सचर जो होगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। एक मोल मोनो एटोमिक का होता है 3R/2 प्लस 3 मोल डायटोमिक का होता है 5R/2 अपॉन टोटल मोल कितने हो गए? 4। तो ये हो जाएगा 15R/2, ये 3R/2 ऐड करके बन गया 18R/2 और नीचे 4 है ही, तो ये हो गया 18R/2 और नीचे ये है 4, तो ये बन गया 9R/4। ये बना सी वी मिक्सचर। ठीक, सीपी मिक्सचर निकालना हो तो क्या करेंगे? इसमें आर जोड़ दो, तो 9R/4 प्लस आर करेंगे तो ये बनेगा 13R/4, और इनका जो रेशियो होगा वो बनेगा गामा मिक्सचर, तो गामा मिक्सचर आ गया 13/9। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A tire pumped to a pressure of 3.375 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस सडनली बस्ट। ठीक है, एक टायर था, उसका प्रेशर दिया है आपको, टेम्परेचर आपको दिया और सडनली बस्ट हो जाता है। इसका मतलब वो जो प्रोसेस होगी, बस्टिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। और फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछ रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछ रहे हैं, और फाइनल प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि एक इक्वेशन बनानी है एडियाबैटिक की प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो जरा बनाते हैं। वॉल्यूम के टर्म्स में तो होती है PV2 गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वॉल्यूम आपको चाहिए नहीं, तो वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे आप? NRT/P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपकी प्रोसेस बनी P⁻1 - गामा, या इसको नीचे ले जाके रख सकते हैं हम ऐसा ले सकते हैं T⁻गामा अपॉन P⁻गामा-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? आपको चाहिए फाइनल टेम्परेचर, तो इसका मतलब ऐसा भी ले सकते हो आप कि T⁻गामा इज प्रोपोर्शनल टू P⁻गामा-1। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि T इज प्रोपोर्शनल टू P⁻गामा-1 अपॉन गामा। अब हम वैल्यू डाल देते हैं। फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर और इनिशियल प्रेशर था 3.375 एटमॉस्फेयर। उस पूरे की पावर गामा-1 अपॉन गामा, गामा है 1.5, 1.5 - 1 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, अपॉन गामा करोगे तो 1.5, तो ये 1/3 हो गया, क्यूब रूट हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्यूब रूट। ठीक है, तो 3.3 का क्यूब रूट आपको निकालना है, 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा अप्रॉक्सीमेट, तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा इसमें। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये फाइनल टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, फिर उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना है, केल्विन में मिलेगा, फिर उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड है, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, बस इतना ही लिख के छोड़ सकते हो कि कितना फाइनल टेम्परेचर है, तो वो है 300 अपॉन 3.375
की पावर 1/3। ठीक, -300 कर देंगे तो ये -273 कर देंगे तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ट्राई मार सकते हो, जैसे 1.1 को मल्टीप्लाई करके देखो ज़रा 3 बार, तो क्या आता है, 3.3 के आसपास आता है या थोड़ा ज़्यादा कम आता है, तो उससे थोड़ा आइडिया लग सकता है आपको। इन्हें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पीवी ग्राफ दिया है आपको, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ठीक है, और इसमें कुछ आइसोबारिक हैं, आइसोकोरिक हैं, सारी प्रोसेस दिख ही रही है वैसे तो। ठीक है, ए बी ये जो प्रोसेस है ये आइसोकोरिक है, सॉरी आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या है आपकी आइसोबारिक। और सी डी जो है, सी डी जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब बी सी और ए डी इसमें से कोई भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसमें जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है वो आपकी एडियाबैटिक होती है, और जिसकी स्लोप कम होती है वो आपके आइसोथर्मल होती है। ठीक है, तो आइसोकोरिक, सबसे पहले आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक कौन सी है, सीडी। चेक करते हैं जरा एक करके। सबसे पहला नाम लिखा है आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वो कौन सी है, सीडी। अब सीडी इसमें एक ही दी हुई है तो आंसर यही बन गया। ठीक, और तीसरे नंबर फिर आइसोथर्मल लिखी हुई है, आइसोथर्मल बाद में देखेंगे। तीसरे नंबर पे आइसोबारिक लिखी है, आइसोबारिक पता है आपको ए बी है, तो ए बी ये हुई। ठीक, ये भी आइसोबारिक है। ठीक है, अच्छा आप उल्टा भी समझ सकते हो, बी ए पूछी जाएगी तो वो भी आइसोबारिक है, और डी सी पूछी जाएगी तो वो भी सी डी और डी सी एक ही बात हुई। सी डी भी जा सकते हो, डी सी भी जा सकते हो, तो सी डी है तो ये डी सी भी है, तो ये भी आंसर बन सकता है, बी भी आंसर बन सकता है। और बी ए भी है तो बी ए भी है, तो ये भी आंसर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि एरो तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, आपको कैसे पता ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए गया सिस्टम, सिस्टम उल्टा भी हो सकता है, सिस्टम डी से शुरू करे, डी से सी जाए, सी से बी जाए, बी से ए जाए और ए से डी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो ये दोनों भी सही हो सकते हैं। अब आइसोथर्मल पे बात करते हैं। ठीक है, और आइसेंट्रोपिक जो होती है, आइसेंट्रोपिक इसका मतलब आइसेंट्रोपिक होती है एडियाबैटिक, याद कर लो एक नया टर्म है, आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, ये एडियाबैटिक। ठीक, तो बीसी जो प्रोसेस है, बीसी और एडी, इसमें हमें ये देखना है कि इसमें स्लोप किसकी ज़्यादा है। ठीक, स्लोप जो है वो किसकी ज़्यादा है। ठीक, कौन सी ज़्यादा स्टीप नज़र आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बीसी है ये थोड़ी ज़्यादा स्टीप नज़र आ रही है। ठीक है, डी ए जो है वो आराम से ऊपर उठी है, बीसी जो है वो ज़्यादा स्टीप है, तो बीसी जो बनेगी वो आपकी बनेगी एडियाबैटिक, और एडी जो बनेगी वो बनेगी आइसोथर्मल। तो एडी डी ए आइसोथर्मल और बीसी जो है वो बनेगी आपकी एडियाबैटिक, सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन ए गैस शोन इन पीवी ग्राफ दिया आपको, एक कंप्लीट साइकिल है इस तरह से दिया हुआ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पीवी ग्राफ में ये जो साइकिल है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होगा, पूरी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। पूरी साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, डेल्टा ई इंटरनल करके लिखा हुआ है, तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज होने वाला चेंज वो क्या होता है, जीरो। और जो हीट सप्लाइड होती है डेल्टा क्यू या क्यू, वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर। अब सिंस वर्क डन भी निगेटिव है तो जो हीट सप्लाई होगी वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो हीट सप्लाई नेगेटिव और इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज जीरो, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। A sample of an ideal gas is taken through a cycle as shown इन फिगर, ये साइकिल है इस तरह से, ए से बी, बी से सी, सी से वापस ए। इट एब्जॉर्ब 50 जूल ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी। ए बी में कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है, तो लिखते जाते हैं यहाँ पे, जो हीट एब्जॉर्ब करी है ए बी में वो है 50 जूल। एब्जॉर्ब हीट पॉजिटिव होती है, रिजेक्टेड हीट जो होती है वो निगेटिव होती है। ठीक, नो हीट ड्यूरिंग बी सी, बी सी में कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करी, क्यू जीरो है। एंड रिजेक्ट 70 जूल ड्यूरिंग सी ए, सी ए में रिजेक्ट करिए 70 जूल, मतलब -70 जूल। तो पूरी साइक्लिक प्रोसेस में जो Q आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा Q पूरी साइक्लिक प्रोसेस का, तो वो -20 जूल आ जाएगा। और पूरी साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब रिजेक्टेड टोटल जो होती है वही वर्क डन बाई द गैस के बराबर होती है, तो वर्क डन भी साइक्लिक प्रोसेस का -20 जूल हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा U जो होता है वो जीरो होता है। ठीक, अब जरा आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं वो। 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग BC। ठीक है,
ठीक है, हीट के बारे में हो गया, वर्क डन के बारे में कह रहे हैं। 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बीसी। बीसी प्रोसेस में 40 जूल वर्क आपने गैस के ऊपर किया, तो वर्क डन बाई द गैस कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा -40 जूल। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो हो जाएगा -40 जूल। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए इज 1500 जूल। ए पे इंटरनल एनर्जी दी है, ए पॉइंट पे जो इंटरनल एनर्जी है वो 1500 जूल दी हुई है, और आपको इंटरनल एनर्जी सी पे निकालनी है, सी पे इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो एक चीज़ समझने वाली है इसमें, टोटल वर्क डन जो हो रहा है वो हो रहा है -20 जूल। आराम से समझते जाना। क्लियर? ठीक, जिसमें वर्क डन ए बी का होगा, बी सी का होगा, सी ए का होगा, बट ए बी का वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि ए बी जो प्रोसेस दिख रही है आपको वो आइसोकोरिक है। ए बी जो प्रोसेस दिख रही है वो कैसी दिख रही है, आइसोकोरिक, तो उसमें वर्क डन होगा नहीं, तो पहले से का वर्क डन 0 हो गया। और बी सी का वर्क डन हमने पता है कितना है, -40 जूल, तो बी सी का वर्क डन -40 जूल हो गया। और सी ए का वर्क डन आप निकाल सकते हो, इसमें वर्क डन इन सी ए प्रोसेस, और ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, वो हो गया -20 जूल। तो यहाँ से सी ए का वर्क डन आपको पता लग गया, सी ए प्रोसेस का वर्क डन आपका आएगा 20 जूल। सी ए प्रोसेस का वर्क डन 20 जूल पता लग गया। और सी ए प्रोसेस में जो हीट है वो भी आपको पता लग रही है, हीट जो है उसने रिजेक्ट करी है। ठीक है, उसमें लिखा है उन्होंने कि रिजेक्ट्स 70 जूल ड्यूरिंग सी ए, तो सी ए में हीट रिजेक्ट करी है तो -70 जूल। तो इंटरनल एनर्जी आप सी ए की फाइंड कर सकते हो, सी ए प्रोसेस की। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सारी वैल्यू डाल देते हैं। डेल्टा क्यू आपका है -70 जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू हमें निकालना है, प्लस वर्क डन जो है वो 20 जूल है। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया आपका वो आपका आया -90 जूल। ठीक, सी ए प्रोसेस, सी से ए का मतलब हुआ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ सी, और ए की इंटरनल एनर्जी आपको दी हुई है 1500 जूल, तो -UC अगर हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1590 जूल। सो योर आंसर इज ए पार्ट। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेना, हमने क्या किया, हमने सारी प्रोसेस में सब कुछ जो दिया वो पहले लिखा, फिर हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें जो सी ए प्रोसेस है उसको टारगेट किया, उसकी इंटरनल एनर्जी आपको दी हुई थी, सॉरी उसकी हीट सप्लाई आपको दी हुई थी, उसी प्रोसेस का हमने वर्क डन निकाल लिया, फिर उसी प्रोसेस का हमने डेल्टा यू निकाला, और डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो उससे हमने यू सी पे इंटरनल एनर्जी कितनी होगी वो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ 1 मोल आइडियल मोनोएटोमिक गैस इज शोन इन फिगर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, 1 मोल गैस है, मोनोएटोमिक है, और एफिशिएंसी पूछ रहे हैं साइकिल। अब इसमें क्या डायग्राम ही मिसिंग है, ए बी सी ए विल बी। ठीक है, मतलब डायग्राम ही नहीं क्लियर, डायग्राम ही नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, एज शोन इन फिगर लिखा है बट फिगर मिसिंग है। 52 में एक गैस है, उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं V0 से 2V0। ये V0 है, यहाँ 2V0 है, V0 से 2V0 एक्सपेंड कर रहे हैं। 3 प्रोसेस से एक्सपेंड कर रहे हैं। पहली जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, दूसरी आइसोथर्मल है, और तीसरी एडियाबैटिक है। और तीनों में जो इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज है उनको हमें डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 लिखा हुआ है, और हमें कुछ इस तरह से सेटल करना है कि मतलब कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, कंपेयर करना है। ठीक है, तो सीधी बात है, आपको फाइनल टेम्परेचर से लेना देना है। ठीक है, तो अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे मान लिया है टेम्परेचर T0 था, ढंग से समझते जाना, और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर वॉल्यूम डबल कर दिया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर 2T0 हो जाएगा। ये जो है दूसरी जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, वो T0 ही होगा। और तीसरी वाली जो प्रोसेस है एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन हो रहा है, गैस वर्क कर रही है, तो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे वो वर्क करती है। इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही होगी, तो ये जो टेम्परेचर होगा ये T0 से भी कम हो जाएगा। तो पहले प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, डेल्टा U1 पॉजिटिव होगी। दूसरे केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो डेल्टा U2 0 हो जाएगा। और तीसरे केस में टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, डेल्टा U3 जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो सबसे बड़ा होगा डेल्टा U1, उससे छोटा होगा डेल्टा U2, और सबसे छोटा होगा डेल्टा U3। समझ में आया?